हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। अभी तक 110 तक हुआ था, उसके आगे 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायत के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। तो क्या निर्धारित किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जो कि दिया है ए, बी और डी। ए, बी और डी। ये क्या कह रहा है कि ग्राम सभा ऐसी क्षमताओं का प्रयोग और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य की विधायिका में कानून द्वारा विहित किए गए हैं। बी कह रहा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग गठित किया जाएगा। डी क्या कह रहा है, किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके भंग होने की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाए। तो एनटीए ने आंसर नंबर 3 को सही माना है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कह रहा है, जवाबदेही की अवधारणा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जवाबदेही की अवधारणा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, ये आपको 4 ऑप्शन देखने और बताने हैं। और एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और बी सही है। ये भी क्या कह रहा है कि जवाबदेही एक संबंध में मौजूद होती है जब किसी व्यक्ति या निकाय के कार्यों का निष्पादन किसी अन्य की निगरानी, निर्देश या अनुरोध के अधीन होता है, जिसे उस व्यक्ति या निकाय को अपने कार्यों के लिए औचित्य बताना चाहिए। बी क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार की जवाबदेही जैसे विधिक जवाबदेही, सामाजिक जवाबदेही, राजनीतिक जवाबदेही आदि। तो इसका चौथा ऑप्शन ए और बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कह रहा है, प्रशासनिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 एनटीए ने सही माना। इसमें क्या कहा गया है, ए और बी ऑप्शन सही है। तो ए में कहा है आदर्श प्रकार की नौकरशाही मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बी कह रहा है फ्रेडरिक टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ए और बी सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कहा गया कि रिक्स ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी में निम्नलिखित बंधुओं का उल्लेख किया है। तो किस बात का उल्लेख किया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। एक कह रहा है ए, बी और डी ऑप्शन पॉइंट नंबर सही है, ए, बी और डी। ये कह रहा है कि आधुनिक समाज की संरचनाएं प्रारूपिकीय प्रकार्यात्मकता विशिष्ट हैं। बी कह रहा है कोई संरचना व्यवहार के किसी पैटर्न प्रतिरूप के रूप में परिभाषित होती है जो कि किसी सामाजिक तंत्र की एक मानक विशेषता बन गई है। डी कह रहा है यद्यपि कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की छवि मिश्रित समाज के मॉडल केस होती है जिसमें किसी भी माध्यम से दो संरचनाएं समरूप नहीं होती हैं। तो इसका पहला ऑप्शन ए, बी और डी वाला सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। 115 जो है आईसीटी बेस्ड है। इसमें कहा गया कि आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो एनटीए ने इसका ऑप्शन नंबर 2 सही माना है, मतलब पॉइंट नंबर बी और डी। बी कह रहा है ई गवर्नेंस से सरकार की पारदर्शिता में कमी आती है। और डी कह रहा है ई गवर्नेंस से नौकरशाही लाल फीताशाही में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बी और डी सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। इसमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं, मिलाना है। उदारवाद, समुदायवाद, उदार राष्ट्रवाद, बहुसंस्कृतिवाद, भिन्नता सिद्धांत, इन सब के बारे में कुछ बातें कही गई हैं सामने जिसको हमें समझकर मिलाना है। तो एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है। चौथा क्या है कि फर्स्ट का तीसरा उदारवाद जो है स्वतंत्र और समान नागरिकों के रूप में एक दूसरे के लिए नैतिक चिंता, इसको जो है कि उदारवाद से जोड़ दिया गया है। और समुदायवाद को फर्स्ट वाले से, इसमें कहा गया है साझा इतिहास, संस्कृति और विश्व दृष्टिकोण के आधार पर साझा समझ और सामान्य अर्थ, जो कि समुदायवाद से संबंध रखता है। तीसरा उदार राष्ट्रवाद, उदार राष्ट्रवाद को चौथे ऑप्शन से रिलेट किया है। चौथे में क्या किया गया है, साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति के आधार पर साझा राष्ट्रीयता, इसका संबंध उदार राष्ट्रवाद से है। और फिर आता है बहुसंस्कृतिवाद या फिर भिन्नता सिद्धांत। ये जो है कि इसमें देखिए कुछ गड़बड़ है, बी वाला भी फर्स्ट है, डी वाला भी फर्स्ट है, तो हिंदी में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम लग रहा है। अब इसके इंग्लिश वाले पार्ट में देखते हैं क्या है। देखिए इंग्लिश वाला पार्ट जो है कि ए में 4 दिया है, बी सेकंड, सी 4, डी 1, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम लोग इंग्लिश वाले की तरफ प्रीफर करेंगे और इंग्लिश में कोशिश करेंगे उत्तर देने की। तो यहाँ वाला ऑप्शन उठाएंगे, उसके बाद इस हिसाब से देखेंगे जो भी सही रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। 117 में भी मिलाने वाला दिया है, 2 सूचियाँ दी हैं, उसमें मिलाना है। इसमें एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ, दूसरी तरफ राइटर का नाम दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है,
एंटोनियो ग्राम्सी ने प्रिजन नोटबुक्स को लिखा था। और रॉबर्ट पटनम ने बर्लिंग एलोन द कोलाप्ट एंड रिमूवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटीज़ को लिखा था। और माइकल ऑक्सफोर्ड ने क्या लिखा था, ऑन ह्यूमन कंडीशन को इन्होंने लिखा था। और मैक्स वेबर ने क्या लिखा था, प्रिजन नोट्सबुक को किसने लिखा था, मैक्स वेबर ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। 118 में भी एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ है, एक तरफ राइटर का नाम दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 में क्या कहा गया है कि पहला और चौथा, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसके लेखक हैं जय प्रकाश नारायण साहब। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसके लेखक हैं M.K. गांधी साहब। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इसके लेखक हैं V.D. सावरकर साहब। और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया जी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। इसमें भी एक तरफ आइडिया और दूसरी तरफ थिंकर का नाम दिया हुआ है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। चौथा क्या कह रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको किसने दिया था, मॉरिस जोन्स ने। इसके बारे में किसने विचार दिया था, मॉरिस जोन्स ने विचार दिया था। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने, ग्रेनियल ऑस्टिन ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिया था। और बार्गेनिंग फेडरल इसका विचार किसने दिया था, इसको दिया था मॉरिस जोन्स ने। और क्वासी फेडरलिज्म, ये थोड़ा सा इंग्लिश मुझे, हाँ क्वासी फेडरल को दिया था केसी वियर ने। और एक्सट्रीमली फेडरलिज्म को दिया था पॉल एप्पलबार्ग ने। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। 120 क्या कह रहा है, इसमें भी मिलाने वाला है। एक तरफ निर्वाचन प्रणाली से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, दूसरी तरफ उसके अर्थ हैं। इसमें 4 दिए हैं, सार्वजनिक मताधिकार, बहुमत निर्वाचन प्रणाली, एकल सदस्यीय जिला बहुमत प्रणाली और वैकल्पिक मत। तो इसमें क्या करना है, मिलाना है। और एनटीए ने इसका ऑप्शन नंबर 1 सही माना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सार्वजनिक मताधिकार का मतलब होता है मताधिकार जो नस्ल, लिंग, मान्यता या सामाजिक दर्जे द्वारा सीमित नहीं होता है। और बहुमत निर्वाचन प्रणाली का क्या मतलब बताया है, वह निर्वाचन प्रणाली जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार या दल विजयी होता है। और एकल सदस्यीय जिला बहुमत प्रणाली, इसका मतलब है वह निर्वाचन प्रणाली जिसमें एक एकल सदस्यीय जिला में किसी उम्मीदवार के लिए एकल मत देते हैं। और वैकल्पिक मत मतलब एक प्रकार का बहुमत निर्वाचक प्रणाली जिसमें वरीयता मतदान शामिल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 121। यहाँ पर भी मिलाना है। इसमें दो सूचियाँ हैं, पहला पुस्तक, दूसरा लेखक का नाम दिया हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्या कह रहा है, द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, इसको किसने लिखा, अतुल कोहली ने। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको किसने लिखा है, रजनी कोठारी साहब ने। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 to 1991, इसको किसने लिखा, CP बाम्बरी ने। द एक्सपोर्ट कंपनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको किसने लिखा, नीरजा जयाल एवं प्रताप मेहता ने। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। 122 में एक तरफ संगठन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। SCO कौन से वर्ष में बना था, ये बना था 2001 में। ब्रिक्स कब बना था, ये बना था 2006 में। और आसियान ये बना था 1967 में। और EEC बना था 1957 में। EEC मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 123। हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खामियां हैं। यह किसी भी ऑप्शन से न मैच कर रहा है या फिर इसके क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको खोजने का प्रयास करिएगा आखिर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है या फिर आंसर में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ड्रॉप हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी, इसके लेखक कौन है। 4 बुक दी हुई हैं, इनके लेखक को बताना है, सामने दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पहला का तीसरा, फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स ने एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को लिखा था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को किसने लिखा था, इसको लिखा था हर्बर्ट साइमन ने।
द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसने लिखा था? ये लिखा था जेराल्ड ई काइडेन ने। और द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को एल्टन मेयो साहब ने लिखा था। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 125 नंबर। 125 क्या कह रहा है? इसमें एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थियरी दी हुई है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमें खोजना है कौन सा किसमें मिलाना है। तो इस एंटीन इसका ऑप्शन नंबर 1 सही माना है। ऑप्शन नंबर 1 वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत यह कहता है कि वास्तविक कार्य विज्ञान का विकास जो श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। ये हो गया वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। दूसरा है नया लोक प्रबंधन। इसको मिलाया गया थर्ड वाले ऑप्शन से। सरकार को अपने कार्यक्रमों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और मांग के अनुसार समायोजन करना चाहिए। तीसरा है मानव संबंध सिद्धांत। इसका संबंध है चौथे ऑप्शन से पॉइंट से। संगठन को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा जाता है और संगठन के समग्र उत्पादन में अनौपचारिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट है तार्किक निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत। यह निर्णय में तीन चरण बौद्धिक क्रियाकलाप, डिजाइन संबंधी क्रियाकलाप और विकल्प क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, जिसको एनटीए ने सही माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर। 126 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित को इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार उनके सिद्धांत क्रम में लगाइए। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, बताना है कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्रम से हमें लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एनटीए ने सही माना है। ई, फिर डी, फिर सी, फिर ए और फिर बी। इसको पॉज करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर कह रहा है कि इसको भी क्रम से लगाना है जो सिविल सोसाइटी की अवधारणा को ऐतिहासिक और संकल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत करता हो। इसमें भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं जिनको हमें क्रम से लगाना है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पहले सिविलाइजेशन सोसाइटी परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के साथ साथ बृहत्तर समाज के अनेक क्षेत्र में से एक है। दूसरा, इसे एक सामूहिक अस्तित्व के रूप में समझा जा सकता है जो समाज में जन्म लेता है और विशिष्ट तथा सीमित प्रयोजन के लिए मौजूद रहता है। फिर है इस अवधारणा का पहला संधि योजन यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। फिर यह अवधारणा आर्थिक और राजनीतिक उदारवाद का भाग है जिसका उद्भव जॉन लॉक से हुआ और स्कॉटिश जागृति से प्रख्यात हुआ था। और लास्ट है इस अवधारणा को 19वीं शताब्दी में हीगल और मार्क्स के आलेखों में महत्वपूर्ण स्थान मिला था। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। पहले आएगा ई, सी, फिर ए, फिर ई, फिर बी, फिर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम के हिसाब से लगाइए। तो पहला है टॉलस्टॉय फॉर्म, दूसरा अभिनव भारत सोसाइटी, तीसरा रामकृष्ण मिशन, चौथा शारदा सदन, पाँचवां बहिष्कृत हितकारी सभा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पहले आया था शारदा सदन, फिर रामकृष्ण मिशन, फिर अभिनव भारत सोसाइटी, फिर टॉलस्टॉय फॉर्म, फिर आया बहिष्कृत हितकारी सभा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। ये अरविंद के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखने से संबंधित है। इसका सही आंसर 4th पॉइंट है, चौथा ऑप्शन। पहले इंग्लैंड में वो बसे थे, फिर उसके बाद ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद बड़ौदा कॉलेज के उप प्रबंधक बनाए गए, फिर कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया, फिर उसके बाद अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार हुए थे अरविंद जी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130। 130 में कहा गया है कि लोकतांत्रिक संक्रमण के विभिन्न लहरों को आरोही क्रम में ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया लोकतांत्रिकरण की प्रथम लहर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसमें पहला है बी, लोकतांत्रिकरण की प्रथम लहर, फिर प्रथम प्रतिवर्ती लहर, फिर उसके बाद लोकतांत्रिकीकरण की द्वितीय लहर, और उसके बाद द्वितीय प्रतिवर्ती लहर, फिर उसके बाद लास्ट में लोकतांत्रिकीकरण की तृतीय लहर आई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। इसमें कहा कि भारत सरकार एवं इसके प्रांतीय प्रादेशिक संगठनों के मध्य हस्तक्षेप समझौते आंकड़ों का आरोही क्रम को ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिसमें कहा कि पहले आनंदपुर साहिब संकल्प प्रस्ताव, उसके बाद शिलांग समझौता हुआ, फिर राजीव गांधी लुंगवाला समझौता, फिर उसके बाद असम समझौता, फिर उसके बाद मिजो शांति समझौता हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जा रहा है। एनटीए ने इसका पहला उत्तर सही माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। 132 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के जुड़ने के कार्यक्रम को लगाना है। तो इसका उत्तर नंबर दूसरा सही है। पहले क्या हुआ? यूएन का भाग बना 1945 में। सब जानते हैं कि यूएन की स्थापना हुई, तो शुरू में भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो हिस्सा बना वो यूएन का बना था। फिर उसके बाद बना नाम का, फिर G77 का बना, फिर उसके बाद लास्ट में G20 का मेंबर भारत बना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। इसमें क्या कहा है? WTO के भूतपूर्व महानिर्देशकों को उनके पद पर रहने के आरोही क्रम में लगाइए।
पद पर रहने के आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इसका पहला आंसर सही है। पहले माइक मूर साहब आए थे, फिर सुपाचाई पनीचपकड़ी, उसके बाद फिर पास्कल लेम आए, उसके बाद आए रॉबर्ट अजीवेडो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 134 कह रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पहले गोरवाल समिति आई, गोरवाला समिति, फिर उसके बाद संथानम समिति, फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर उसके बाद लास्ट में वोहरा समिति आई थी। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। 135 कह रहा है कि प्रशासनिक विचारकों सिद्धांतकारों को कालक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तीसरा कह रहा है पहले मैक्स वेबर साहब आए, फिर उसके बाद FW विलोपी, फिर एल्टन मेयो, फिर जाके डेविड ईस्टन साहब आए थे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया एनटीए के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। 136 में एक अभिकथन दिया हुआ है और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन कह रहा है कि यह सोचना संभव है कि स्वायत्तता में एक प्रकार का कौशल शामिल है जिसे व्यक्ति को विकसित, उसका अभ्यास और बनाए रखना चाहिए। योजना और प्रबंधन की यह सतत प्रक्रिया स्वचालित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रयास और संसाधन अपेक्षित है जिन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त सामाजिक और भौतिक स्थितियों से प्राप्त किया जाता है। इसका कारण बताया गया है। तथापि व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्धता उदारवादी राज्य को ऐसी सामाजिक और भौतिक स्थितियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं जिसके द्वारा नागरिक स्वायत्त बन सकते हो। यह व्यक्तियों पर निर्भर होना चाहिए कि वे अपनी स्वायत्तता हासिल करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करें। तो इसमें तर्क इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तीसरा है कि पहला तो सही है अभिकथन, लेकिन इसका जो कारण है यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या कह रहा है? अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल के अनुरूप थी, जो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मूल और रचनात्मक मॉडल था। कारण कह रहा है कि यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन की एक प्रमुख विचारधारा बन गया जिसे गांधी सर्वोपरि रहे। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138। 138 कह रहा है कि यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। कथन एक कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा जितना कि यह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासक मुक्त देशों में रहा है। दूसरा कथन कह रहा है भारत ने 2010 में चीन के जितने उच्च विकास दर प्रस्तुत किया था। तो हालांकि ऑप्शन मतलब कथन एक तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो ये है तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ पर भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि भारत को ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। कारण कह रहा है कि भारत के पास कोई शरणार्थी कानून नहीं है और उसने 1951 के शरणार्थी अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसका दोनों बात तो सही है, लेकिन जो कारण है ये अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जा रहा है। एनटीए ने भी ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है। ये और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। 140 भी अभिकथन कारण वाला है। इकोनॉमिक कम्युनिटी क्वेश्चन नंबर 140 अभिकथन ये कह रहा है कि संविदा पर काम कराना और सार्वजनिक निजी भागीदारियां अब कई देश में लोक सेवा और निर्णय प्रक्रिया की वास्तविकता है। कारण कह रहे हैं शासन से संबंधित निर्णय प्रक्रिया की जटिल वास्तविकता तथा सरकार को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक संहिताओं के बीच विच्छेद है। तो हालांकि अभिकथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन अभिकथन की व्याख्या आर द्वारा नहीं की जा रही है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ जा रहा है। ये 41 से 45 तक है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। 45 के बाद देखते हैं। 45 के बाद 46 कहाँ है? 46। हालांकि ये भी कॉम्प्रिहेंशन है 46 से 50 तक, 150। तो यहाँ पर जाकर हमारा 150, यहाँ पर जाकर हमारा पूरा पेपर खत्म हो जा रहा है। अब अगले वीडियो में हम नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद।